हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समझ लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस से थर्ड, जो कि 18 जून 2023 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही कंडक्ट हुआ था। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। फुल सिलेबस टेस्ट का काफ़ी महत्व है, इसलिए मैं विशेष तौर पर इस पर ध्यान दे रहा हूँ। पूरे पैटर्न, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और पूरा सब्जेक्ट कवर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और इसके पेपर सेशन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले अपने सीनियर साथी डॉक्टर मनीष सर और डॉक्टर शैलेंद्र सर को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया है। बहुत सी बातें उन्होंने अपने डिस्कशन के सेशन में बताया है, जो कि मैं खुद भी नहीं जानता था कि हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा भी नज़रिया होना चाहिए था। तो थैंक यू मनीष सर, शैलेंद्र सर फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद हमारे डायरेक्टर सर का लोगो, पढ़ने का अधिकार सभी को और डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं 10 का दम का सेशन। और उसके बाद ये देख सकते हैं हमारे यूट्यूब स्ट्रीम करने वाले शुभम, जो कि काफ़ी बहुत कुछ कलाकारियाँ करते रहते, उनकी ये कलाकारी देखिए। सेल दिख रहा है, जेनेटिक्स दिख रहा है, इन्होंने पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ आपके इस एक स्लाइड में दे दिया है। ये थैंक यू फॉर मेकिंग द गुड स्लाइड, शुभम को देना चाहेंगे। और इसके बाद ये आपके सामने पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल है 153, आफ्टर रीडिंग केयरफुली फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपके पोल्यूशन चैप्टर का है और लिखा कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पोल्यूशन, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर लेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉइंग नो हार्म। नहीं, यस, हार्म करता है, ये हार्म करता है। आप ध्यान से देखिए, यही लाइन लिखी है, तो ये गलत होगा। टेक ऑफ ए जेट पेन प्रोड्यूस नॉइज। नॉइज़ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, और डीयू जो होता है बच्चों वो डॉप्सन यूनिट कहलाता है। और डॉप्सन यूनिट जो होता है वो ओजोन लेयर की थिकनिंग को मेज़र करने के लिए लिया गया था। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन को मेज़र करने के लिए डीबी लिया था, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत हो गया। फिर लिखा 1999 दिल्ली रैंक। नहीं, बुक पे ध्यान से देखिए, ये 1990 है और इसमें 7 नहीं, ये 4th है। मतलब दुनिया की 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में 1990 में दिल्ली को चौथा स्थान दिया गया था। और चौथा सेंटेंस है कैटलिक कन्वर्टर अनबर्न हाइड्रोकार्बन और कन्वर्ट CO2 H2। बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, ये होते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और रोहिडियम। ये एक्सपेंसिव मेटल होते हैं जो अच्छी व्हीकल्स में लगाए जाते हैं। इनका काम ये होता है, जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होता है उसे CO2 H2O में कन्वर्ट करना, ठीक। और जो नॉक्स होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उन्हें नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, 3 सेंटेंस ए बी सी गलत है, केवल डी सही है। अब ध्यान देखिए, हमारा चौथा ऑप्शन में ये डी है, इसलिए इसका आंसर 4th है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था। आपको पोल्यूशन के चैप्टर की लाइन प्रॉपरली याद होनी चाहिए थी और इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं था, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये सवाल पहले सही था, बाद में इसको मैंने गलत कर दिया। मैंने एग्रोबैक्टीरियम की जगह पर यहाँ पर इकोलाई कर दिया है, इसलिए ये सवाल आप लोगों का गलत हो गया। यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम होना चाहिए। तो होता क्या है कि जल्दी जल्दी में आप लोग इनिशियल के सेंटेंस और लास्ट के सेंटेंस पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर एग्रोबैक्टीरियम होना चाहिए था, इसलिए गलत है। और ये तो आपको पता है कि रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल टू कैंसर। बिल्कुल, और ये एक तरह से वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता था। हमने इसी की प्रॉपर्टी, हमें पता है किसी सेल में जाएगा जब कोई रेट्रोवायरस, तो अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ेगा। तो हमने इसके डीएनए में अपना डिजायर्ड डीएनए लाइगेट कर दिया। तो जब ये इन्फेक्ट करेगा किसी सेल को, तो फिर ये भी एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल होगा जीन के ट्रांसफ़र के लिए। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज 3rd आंसर। अब देखिए इवेटेड सेल ऑफ पॉलन ग्रेन। कुछ नहीं, आपको मालूम है कि अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल, ठीक। ये है आपकी वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल, ठीक। इन दोनों का अपना अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो पॉलन ट्यूब बनाती है, ठीक। और ये माइटोसिस के माध्यम से 2 मेल गैमिट बनाता है, ठीक। तो जो सेल डिस्टर्ब होगी उससे संबंधित फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब लिखा कि अगर वेजिटेटिव सेल पॉलन ग्रेन का डैमेज हो जाए तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। और कहते हैं जेनेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस 2 मेल गैमिट। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये मियोटिक नहीं है, ये माइटोटिक डिवीजन है भाई, इसलिए गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, 2nd आंसर। अब देखिए, लेकिन इन ऑल, अब देखिए ये आपकी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर में जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, वहाँ पर
बायोम के बारे में एक चार्ट बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसको आपका टेम्परेचर के रेफरेंस में है और ये प्रेसिपिटेशन के रेफरेंस। लेकिन माइंड इट, ये मीन एनुअल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और ये मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं। अक्सर आप लोग जब छोटे रहे होंगे सुने होंगे कि रेगिस्तान बहुत ही गर्म रहते हैं, गर्मी बहुत, सबसे हाई टेम्परेचर रेगिस्तान में ही जाता है। लेकिन मीन एनुअल का मतलब ये होता है कि पूरे साल मैक्सिमम कितना टेम्परेचर रहा उस हैबिटेट या उस बायोम में और मिनिमम कितना रहा, और फिर पूरे साल का हम जोड़ते हैं दोनों को मैक्सिमम मिनिमम मिला करके और फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो मीन एनुअल टेम्परेचर या मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन आता है। तो जब आप इस बुक में जो आपका डायग्राम बना है तो डेजर्ट कहीं यहाँ पर तक है और ग्रासलैंड का ये ऊपर है, तो वाई कोऑर्डिनेट्स पर जो होता है ग्रासलैंड का मीन एनुअल टेम्परेचर पर ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, इसलिए इसका आंसर सेकंड है। बहुत से बच्चों ने डेजर्ट लगा दिया, क्यों? क्योंकि उनको लगता है रेगिस्तान बहुत गर्म होते। ठीक है, ये बात सही है कि रेगिस्तान गर्म होते हैं, लेकिन रात को होते ठंडे भी हो जाते हैं। बात को समझिए। तो ग्रासलैंड का जो पीक है वाई कोऑर्डिनेट्स पर, रेगिस्तान डेजर्ट्स के ऊपर है। आप बुक में डायग्राम देखिएगा तो ये डायग्राम से क्वेश्चन है। अब चूंकि डायग्राम दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स बने, तो उससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ग्रासलैंड है भाई। तो मीन एनुअल का मतलब होता है पूरे साल कितना मैक्सिमम रहा कितना मिनिमम रहा और उनका मीन निकालना। ठीक है, ये अलग बात है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जाना ये एक अलग बात है। बात को समझिए। तो इसलिए, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये वाई कोऑर्डिनेट्स पर मीन एनुअल टेम्परेचर दिया हुआ है और एक्स कोऑर्डिनेट मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, तो आंसर विल बी सेकंड। अब मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में ये बताया गया है कि सल्फर बहुत सी चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उसमें भैया ये थायमिन जो है नाइट्रोजनस बेस है, जबकि उन्होंने ये बताया है कि अगर हम सल्फर की बात करें तो ये फेरेडॉक्सिन में है। ठीक है, कुछ एमिनो एसिड जैसे कि सिस्टीन और मिथियोनिन ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। कोएंजाइम ए में है। विटामिन की अगर हम बात करें, विटामिन तो ये थियामिन दैट इज़ विटामिन 1 और बायोटीन। ठीक है, ये दो विटामिन में है, फेरेडॉक्सिन सल्फर है। ठीक, और कोएंजाइम में है, और कुछ एमिनो एसिड हो गया, सेवल कोएंजाइम होगा। लेसिथिन जो है आपको पता था कि ये फास्फोलिपिड है, तो सल्फर की हम बात कर नहीं सकते। और थायमिन जो है ये नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, तो इसकी जगह ये थियामिन होना चाहिए, तो बी और डी दैट इज आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, तो फेरेट, और हाँ फेरेडॉक्सिन में आयरन भी होता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सल्फर किस में है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि सल्फर केवल किस में है। अगर केवल लगाएंगे तो फिर फेरेडॉक्सिन मैदान से बाहर हो जाएगा भाई, इसमें दोनों है। तो सिस्टीन, मिथियोनिन, कोएंजाइम में थियामिन, बायोटिन इन सब में होता है, तो यह आंसर इसका बी एंड डी दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए, कुछ नहीं, आपको मालूम था कि अगर आप क्रेब्स साइकिल की बात करो, क्रेब्स साइकिल, तो इसमें अलग अलग कंपाउंड बने थे और हर कंपाउंड का बच्चों अलग अलग कार्बन नंबर था। शुरू के चार जो आपके देखो, शुरू के चार जो थे सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ये चार कंपाउंड जो थे वो 6 कार्बन वाले थे। तो जो आप लोग याद करते हो 6, 5, 4, ये नंबर नहीं, ये कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, तो देखो इसकी संख्या तो 4 हो गई, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, ये 4 हो गई। और 5 कार्बन वाला केवल एक था, कौन सा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब 4 कार्बन वाले की संख्या जो होती है वो 5 होती है, कैसे? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, OAA। तो 5 ऐसे कंपाउंड बने थे क्रेब्स साइकिल में जिनमें कार्बन की संख्या 4 थी। एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें कार्बन की संख्या 5 थी, और 4 ऐसे कंपाउंड थे जिनमें कार्बन की संख्या 6 थी। तो यही आपका क्वेश्चन ये नहीं है पूछा कि टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कितना है? 5। आंसर विल बी थर्ड। अब देखिए, कुछ नहीं, आपको मालूम था ग्लिसन्स कैप्सूल जो होता है वो लीवर में पाया जाता है, ये बात आपको मालूम है। लेकिन कमाल की बात यह है ग्लिसन्स कैप्सूल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है। किसका? यूनिक कैरेक्टर ऑफ मैमेलियन लीवर। ठीक, मैमेलियन लीवर का ये यूनिक कैरेक्टर है। तो पेनक्रियास तो गया काम से। गाल ब्लैडर ग्लैंड ही नहीं है, छोटी और बड़ी की बात छोड़ दीजिए आप, ये ग्लैंड नहीं है, ये केवल डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आर्गन है जो कि बाइल को स्टोर एंड रिलीज करता है, बस।
तो ये ग्लैंड ही नहीं है। अब ग्लिसन्स कैप्सूल लीवर से मैच कर रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको पता ही था कि स्टमक में पाई जाती है, जिसमें म्यूकस सेल, चीफ सेल, पैरेटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, म्यूकस सेल, ये सारे सेल थी। और क्रिप्स ऑफ लीवर के तो इंटेस्टाइन में होता है, आपको पता है। तो यहाँ सी और डी दो सही हैं, दो आपका यहाँ है, यहाँ नहीं है, दैट इज फोर्थ आंसर। ठीक है, आंसर फोर्थ। अब देखिए, सपोज दैट ये एक पौधा है, पौधा, और ये आपका रेडिएशन दैट इज एच न्यू, जिसे आप फोटॉन बोलते हो। अब ये रेडिएशन जाए और CO2 और H2O के रिएक्शन से मिल करके शुगर बने, ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक नेचर, और यही है इसका प्राइमरी ग्रास प्रोडक्शन। तो बच्चों ये रिएक्शन थी क्या? ये रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस। तो एक पौधा थ्रू फोटोसिंथेसिस जिस फूड का निर्माण करता है वो उसकी होती है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब रेस्पिरेशन भी होते हैं, तो रेस्पिरेशन में कुछ सबस्ट्रेट यूज होते हैं, तो जो अब प्राइमरी ग्रास, ठीक है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेशन को घटाते हैं, तो यही प्राप्त होता है हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब कि जब ये चीज़ इसके घटने से मिली है, मतलब जितना ग्रास था उससे कम ही रहेगा नेट। बात को समझिए। तो यही क्वेश्चन था कि इन इकोसिस्टम में नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी इज लेस देन ग्रास, से बिल्कुल सही है। और क्यों घटता है? क्योंकि रेस्पिरेशन के लॉस होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लॉस नहीं होते हैं। बात को समझिए, यहाँ रेस्पिरेशन का लॉस होना चाहिए, और इसीलिए गलत है। ये सही है, ये गलत है, आंसर सेकेंड। और ये क्वेश्चन 2020 में आया है, और इस साल भी यही क्वेश्चन था। फ़र्क इतना है कि वहाँ फॉर्मेट क्वेश्चन का दूसरा था, और यहाँ मैंने असर्शन रीजन के माध्यम से पूछा है। ये सवाल इसी साल का क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, लेकिन मैंने इसको असर्शन रीजन में पूछा है, और 2020 में भी यही क्वेश्चन था। बताते उन्होंने इक्वेशन देके पूछी थी, और इस साल भी ऐसे ही पूछा गया था इक्वेशन दे करके। तो जो नेट निकल के आता है वो रेस्पिरेशन के लॉस से आता है, ठीक है, इसीलिए ये कम रहता है। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट का केवल अंतर है। 2020 और 2023 अभी आंसर खोलिएगा तो आपको दिख जाएगा। तो ये सही है और ये गलत है, सेकेंड आंसर। अब देखिए, आपको मालूम था कि एक पौधे में रूट स्टेम लीफ होते हैं और उनके कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन दी हैं। तो जब आप मटर की बात करते हो तो यहाँ पर लीफ टेंड्रिल में बदल जाता है। एक तो मॉडिफिकेशन ये था, और इसका काम क्या था? क्लाइंबिंग में, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में स्टेम दिए गए थे कि स्टेम भी टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे काम क्या था? क्लाइंबिंग में। इसका मतलब समान स्ट्रक्चर अलग अलग चीज़ों के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। मैं क्या बता रहा हूँ? समान स्ट्रक्चर, समान कार्य करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल आपकी बुक में ग्रेप वाइन्स दिया हुआ है, ग्रेप वाइन्स, कुकुम्बर दिया हुआ है, पंपकिन दिया हुआ है, ठीक है, इतने एग्जाम्पल दिए, कुकुम्बर, पंपकिन, ग्रेप वाइन्स, और वाटरमेलन भी दिया हुआ है, जहाँ ये बताया गया कि स्टेम टेंडल में बदल जाता है, और पी में, मटर में लीफ टेंडल बदलती है। और ऐसे ही आपने पढ़ा होगा थॉर्न, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है फॉर प्रोटेक्शन। और ऐसे ही आपने पढ़ा है स्पाइंस, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है फॉर प्रोटेक्शन। तो मतलब इन दोनों के भी समान कार्य हैं प्रोटेक्शन के लिए, एक पौधे को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ों के मॉडिफिकेशन हैं। और मेरी समझ से क्वेश्चन यही है कि इन पी स्टेम आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न। तो ये गलत है भाई, थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन था? ठीक है, तो यहाँ पर पी में जो मॉडिफिकेशन होता है वो लीफ का होता है, और किस में होता है? आपका स्पाइंस में। और पंपकिन में लीफ और कन्वर्ट टेंडिल नहीं, यहाँ पर स्टेम कन्वर्ट होती है भाई। बात को समझिए। पहली बात तो पी में स्टेम नहीं, लीफ कन्वर्ट होता है थॉर्न में, और यहाँ पे लीफ नहीं, यहाँ बोगनवेलिया होना चाहिए था, ठीक है। तो थॉर्न का एग्जांपल आपको बोगनवेलिया और सिट्रस दिए हुए हैं भाई। बात को समझिए। तो आपने देखा होगा कि जो बबूल का कांटा होता है, नींबू कांटा होता है, काफ़ी ठोस और हार्ड होता है, जबकि जो ओपनसिया कैक्टस में कांटे होते हैं वो छोटे छोटे हल्के होते हैं। बात को समझिए। तो यहाँ पर पी नहीं होना, यहाँ सिट्रस या बोगनवेलिया होना चाहिए था। तो ये दोनों ही सेंटेंस गलत हैं, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए, कुछ नहीं, आपको बताया गया था कि वाटर पोटेंशियल नापने के लिए दैट इज साई डब्ल्यू, ठीक है, ये साई एस प्लस साई पी। और वाटर पोटेंशियल को मेजर करने की यूनिट क्या थी? पास्कल। पास्कल वो यूनिट है जो वाटर पोटेंशियल को मेजर करती है। तो इससे तो ये मैच कर रहा है यूनिट के बेस पे। साई डब्ल्यू जो था वो ऑलवेज नेगेटिव था, ठीक, ऑलवेज नेगेटिव।
एक तो ये कंसेप्ट है, और ये यूजुअली पॉजिटिव है और मे बी नेगेटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव। ठीक, तो यूजुअली पॉजिटिव जहाँ जहाँ पर पुशिंग इफेक्ट लगेगा या पुशिंग वाली बात आएगी वहाँ वहाँ ये पॉजिटिव होगा, और जहाँ जहाँ टेंशन होगा, पुल होगा, खिंचाव होगा, वहाँ ये निगेटिव हो। लेकिन यूजुअली पॉजिटिव में भी निगेटिव, ये है लाइन आपकी बुक की, और इसके लिए ऑलवेज नेगेटिव। अब देख लेते हैं, सॉलिड पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होगा, इसलिए इस मैचिंग गलत है। सॉलिड पोटेंशियल में भी पॉजिटिव नहीं, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये भी गलत है। और प्रेशर पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है भाई, यूजुअली पॉजिटिव है। मैं क्या बता रहा हूँ, सेंटेंस याद रखिए, ऑलवेज पॉजिटिव, यूजुअली पॉजिटिव है। ठीक, तो ये तीनों गलत हैं, केवल ये पहला ही सही है। तो प्यारे बच्चों, मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। फुल सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। हम अभी से आपको पूरे पैटर्न, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्कुल नीट PYQ के रेलेवेंस के साथ आपको पूरा पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। पेपर बनाने वाला मैं ही हूँ फुल सिलेबस का, इसलिए विशेष ध्यान रखना हो कि जिस तरह से नीट में सवाल आ रहे हैं या पहले आए हुए हैं उसी तरह सवाल आपको दिए जाएँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज़ कभी भी कोशिश करिए कि जो अगर कहीं से पेपर मिल जाए, मान लीजिए भी आपने ज्वाइन नहीं किया हो, फिर भी आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, और पेपर जिस दिन हो उस दिन ज़रूर कोशिश करिए कि लगा लीजिए। अगला दिन ना आने पावे बच्चों, क्योंकि अगला दिन कोई ना कोई पेपर लगा होगा तो फिर आप उसमें बिजी हो जाएंगे, तो वो पेपर छूट जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।